लेकर हम दीवाना दिल भाग 32। प्रवर्धन जी का विला। सुबह का वक्त, हॉल में सोफे पर अपने सामने बैठे इंसान को देखकर सभी की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट ही था। सम्राट को देखकर सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्काना जाती है। सम्राट की भी नजरें सिर्फ सिया पर ही टिकी हुई थी। सिया का मन कर रहा था कि वो सम्राट के पास जाकर उसके गले से लग जाए, लेकिन फिर सिया को कल वाली बात याद आती है जब सम्राट ने उसे इतनी बुरी तरीके से डांटा था। तो सिया अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए अपने मन में बोली, आ गए बड़की बड़की आंखों वाले राक्षस हमको डराने के लिए, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं हैं इनसे। तभी प्रवर्धन जी मुस्कुराते हुए सम्राट से बोले, आखिर हमारा शेर इतने सालों बाद अपने घर वापस आ ही गया। सम्राट, हमें पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। सम्राट अपनी जगह से उठकर अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर एटीट्यूड से चलते हुए प्रवर्धन जी के सामने खड़े होकर बोला, सीरियसली दादू, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भविष्य पढ़ना भी आता है। प्रवर्धन जी सम्राट को घूरते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, तुम अपने दादू का मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने दादू का मजाक बनाते हुए। सम्राट भी प्रवर्धन जी को एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे आपका मजाक बनाना ही पड़ेगा। खैर, मैं आपसे यहाँ बहस करने या आपका मजाक बनाने नहीं आया, मैं यहाँ सिया को लेने आया हूँ। सम्राट की बात सुनकर ईशान और छाया खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके गले का कांटा सिया जो बनी हुई थी वही बाकी घर वाले उदास हो जाते हैं। सिया के जाने की बात सुनकर सबसे ज्यादा तो संध्या जी को तकलीफ हो रही थी। वो छिपकर सम्राट को देख रही थी। इतने सालों बाद सम्राट को अपने सामने देखकर संध्या जी को सुकून मिला था। उनकी आंखें पनीली हो गई थी, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो सम्राट के लिए अपनी ममता दिखा भी नहीं पा रही थी। भले ही सम्राट उनका सौतेला बेटा था, लेकिन कभी भी संध्या जी ने सम्राट को सौतेला नहीं माना था। हमेशा अपने सगे बेटे से ज्यादा ही प्यार करती थी। सम्राट को जितना संध्या जी सम्राट को प्यार करती थी, उससे कई ज्यादा सम्राट उनसे नफरत करता था। वो उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। इसलिए सम्राट अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अलग अपने मैंशन में रहता था, क्योंकि वो अपने सामने संध्या जी को देखना नहीं चाहता था। अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहता तो उसे संध्या जी को अपने सामने देखना पड़ता। सम्राट की बात सुनकर प्रवर्धन जी तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो ठाकुर सम्राट सिंह चौहान अपनी पतली को लेने आए हैं। आखिर सिया बहू की याद तुम्हें ले ही आई यहाँ पर। तभी सिया अपने मन में बोली, दादाजी, आप नहीं जानते, ये आपके राक्षस पोते को हमारी याद नहीं यहाँ तक लाई, बल्कि उनका गुस्सा लाया है। तभी सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू, आपने ख्याली पुलाव पका लिए या और भी पकाने वाले हैं? आपसे एक बात साफ साफ कहे देता हूँ दादू, सिया को लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। रोहन ने रागिनी से कहा। मामी जी, शुरू हो गया दादा पोते का एक्शन, लेकिन मुझे ना सबसे ज्यादा फिक्र तो छाया मामी की है कि उनका क्या होगा, क्योंकि जो भी उन्होंने अभी तक सिया जी के साथ किया वो तो भाई को अभी तक पता ही चल गया होगा। रागिनी रोहन को जवाब देते हुए बोली, अभी तो मजा आएगा रोहन जब मेरा सम्राट इन दोनों माँ बेटे की वोट लगाएगा। प्रवर्धन जी सम्राट को जवाब देते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे सिया बहू को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन अगर सिया बहू की मर्जी ना हुई तो वो यहाँ से नहीं जाएगी।
तब तुम्हें यहाँ रहना होगा। ठाकुर सम्राट सिंह चौहान। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, सीरियसली दादू, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रहने आऊंगा? कभी नहीं दादू, सिया को तो मैं अपने मेंशन लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे सिया की मर्जी हो या फिर ना हो। सिया अपनी खेत छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, इसे कैसे आप हमारी मर्जी के बिना हमको अपने साथ यहाँ से लेकर जाएंगे? हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम यहाँ सबके साथ रहेंगे। सम्राट सिया की बात पर जब उसे गुस्से में घूरता है तो सिया घबराकर प्रवर्धन जी के पीछे छुपते हुए बोली, देखा दादाजी आपने कैसे सम्राट जी हमको अपनी बड़की बड़की आँखों से डरा रहे हैं। प्रवर्धन जी सम्राट से बोली, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, तुम हमारी सिया बहू को डराना बंद करो। अगर सिया बहू का मन नहीं है हमारे विला से तुम्हारे मेंशन जाने का तो सिया बहू नहीं जाएंगी। तभी छाया बीच में बोली, लेकिन डैडी जी ये तो गलत बात है। सम्राट सिया का पति है, पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के साथ रहना। इस लड़की की हिम्मत तो देखिए कैसे सम्राट को जवाब दे रही है। आज तक आपके अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सम्राट से कुछ भी बोलने की, और ये लड़की कैसे कैंची जैसी जुबान सम्राट से चला रही है, सम्राट के साथ बदतमीजी कर रही है। ये छाया की बात सुनकर सम्राट की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। सम्राट अपनी सर्द नजरों से छाया को घूरते हुए बोला, आपको किसने हक दिया कि आप मेरी पत्नी के बारे में कुछ गलत बोले? मिसेज चौहान, हिम्मत तो आपकी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। क्या लगता है आपको कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है? सिया तो अपने पति से बदतमीजी कर रही है, उसका हक है मेरे साथ बदतमीजी करने का। लेकिन आपने क्या सोचकर मेरी बीवी से बदतमीजी की थी? उसके इस घर में कदम रखते ही आपने अपनी औकात दिखा दी। ये जो आप लाखों खर्च करती हैं खुद के ऊपर और अपनी किट्टी पार्टी में, मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपकी ऐशो आराम को खत्म करने में। अभिलाष चाचू की वजह से आपसे और आपके बदतमीज बटे से कुछ नहीं बोलता मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और आपका बेटा मेरी वाइफ से बदतमीजी करेंगे तो मैं चुप रहूंगा। मेरे ही पैसों पर आराम की जिंदगी जी रही हैं आप, ये मत भूलिएगा। जहां सम्राट की बात सुनकर सिया को अपने मन में खुशी हो रही थी कि आज पहली बार सम्राट ने उसे सबके सामने अपनी पत्नी कहा, उसके लिए आवाज उठाए। वहीं ईशान और छाया का डर से बुरा हाल हो रखा था, क्योंकि सम्राट की बातों में उन दोनों के लिए साफ चेतावनी थी। फिर सम्राट सोफे पर किसी राजा की तरह बैठते हुए बोला, ठाकुर ईशान सिंह चौहान, आज मैं तुझे अच्छे से ये तमीज सिखाऊंगा कि अपनी बड़ी भाभी और ठाकुर सम्राट सिंह चौहान की बीवी से तमीज से कैसे बात करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बीवी से बदतमीजी से कत करने की? ईशान पहले से ही डरा हुआ था सम्राट से, ऊपर से अब समोच ने सीधा सवाल उससे कर दिया था। ईशान डर के मारे सम्राट के पैरों में गिरकर हकलाते हुए बोला, भाई मुझ माफ कर दीजिए, अब दोबारा भाभी से या घर के किसी भी बड़े से बदतमीजी नहीं। सम्राट ईशान के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर सर्द आवाज में बोला, सुन, तू मेरी बीवी की औकात की बात कर रहा था, तेरी खुद की कोई औकात नहीं है। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, आवारागर्दी करता है। आज से तेरी सारी पॉकेट मनी बंद। न ही अभिलाष चाचू तुझे पॉकेट मनी देंगे और न ही दादू। अगर तुझे ऐशो आराम की लाइफ चाहिए तो कल से ऑफिस आएगा, वो भी मेरे ऑफिस, तू और हार्दिक दोनों ही। अगर तूने अपनी माँ की तरह कोई भी चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तेरे लिए। सम्राट की बात सुनकर ईशान हाँ मैं अपना सर हिला देता है। हार्दिक और बाकी सब सम्राट की बात से खुश हो जाते हैं सिवाय माया के।
फिर सम्राट सिया से सर्द आवाज में बोला, सिया जाकर अपना सामान लेकर आओ, हम अभी मेंशन के लिए निकलेंगे। सिया अपना मुंह बनाते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे सम्राट जी। इस बार सम्राट गुस्से में सिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना सिया, हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं ना, नहीं सुनना मुझे। सम्राट की आवाज इतनी तेज थी कि सारे घर वाले कांप जाते हैं। सिया तो डर से रोने लगती है। तभी दादा जी सिया का सर सहलाते हुए बोले, सिया बेटे जाओ, जो सम्राट बोल रहा है उसकी बात मान लो। अभी सम्राट बहुत गुस्से में है, वो नहीं सुनेगा किसी की बात, हमारी भी नहीं, वो तुम्हें लेकर ही जाएगा, क्या फायदा बेटा उसका गुस्सा तूफान लेकर आए। सिया प्रवर्धन जी की बात सुनकर रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी रगिनी जी हिम्मत करके सम्राट से बोली, सम्राट बेट अभी तो आए हो तुम, वो भी इतने सालों बाद, और अभी से जाने की बात कर रहे हो। अभी तो मैंने तुमसे बात भी नहीं की। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, छोटी माँ मेरा मिशन भी तो आपका घर है, आप जब चाहे वहाँ आ सकती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सकत। छोटी माँ मेरा दम घुटता है। सम्राट की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन कनिका सम्राट से बोली, भैया तो क्या अब मैं भाभी से भी कभी नहीं मिल पाऊंगी, क्या भाभी यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। सम्राट कनिका के पास आकर उसका सर सहलाते हुए बोला, वो तेरी भाभी है, तेरा जब मन हो आ जाना अपने भाई के घर अपनी भाभी से मिलने, लेकिन तेरी भाभी यहाँ नहीं रह सकती तो उसे मेरे साथ जाना होगा। विपुल भी सम्राट के साथ आया था, लेकिन वो उस वक्त संध्या जी को सम्राट के लिए आंसू बहाते हुए देख रहा था। विपुल संध्या जी से पास आकर उनसे बोला, आंटी आपके आंसू बहुत कीमती हैं, मत बहाइए इन्हें, सम्राट सर कभी भी आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझेंगे। संध्या जी रोते हुए बोली, विपुल वो चाहें जितनी नफरत कर ले मुझसे, लेकिन वो बेटा है मेरा। विपुल मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मुझसे बड़ी अभागन भला कौन हो सकती है। विपुल जैसे ही कुछ बोलने को होता है तो उसे सम्राट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ही आवाज लगा रहा था। संध्या विपुल को जाने का इशारा करती है। विपुल जल्दी से हॉल की तरफ चला जाता है, ये सम्राट को पता लगे बिना कि वो संध्या जी के पास था, वरना सम्राट उसे जॉब से बाहर कर देता। अब तक सिया अपना सामान लेकर आ गई थी। सिया सबसे आशीर्वाद लेकर कनिका से मिलती है। कनिका भी रो रही थी सिया के जाने से। सिया की आँखें संध्या जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उस इंचर ही नहीं आ रही थी। सिया धीरे से प्रवर्धन जी से बोली, दादा जी वो माँ जी कहाँ है, हम उनसे मिले बिना नहीं जा सकते। प्रवर्धन जी सिया को समझाते हुए बोले, नहीं बेटे, तुम संध्या बहू से नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर सम्राट ने तुम्हें संध्या बहू से मिलते हुए देख लिया तो पता नहीं वो गुस्से में तुम्हारे साथ क्या करेगा। अभी तुम जाओ, जब हम वहाँ आएंगे तो तुम्हारी बात संध्या बहू से जरूर करवाएंगे। सिया हमें अपना सर हिलाकर प्रवर्धन जी का आशीर्वाद लेकर उनके विला से बाहर सम्राट के साथ निकल जाती है। कुछ देर बाद सम्राट की गाड़ी वहां से निकल जाती है। सिया के जाने से प्रवर्धन जी का घर सुना हो गया था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1 घंटे बाद सम्राट की गाड़ी उसके मेंशन के बाहर आकर रुकती है। सिया जल्दी से गाड़ी से उतरकर रोते हुए मेंशन में अंदर चली जाती है। सिया पूरे रास्ते रोते हुए आई थी, ना तो उसने सम्राट से बात की थी और ना ही उसकी तरफ देखा तक था।